Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor of Political Science, MLT College सहरसा. I'm continuing with the last video. लास्ट वीडियो में हमने राजनीतिक दल जिसे हम पार्ट 1 कह सकते हैं, अब ये राजनीतिक दल पार्ट 2 है. डुवर्जर के सिद्धांत के बारे में बातचीत कर रहा था आपसे. इससे आगे बढ़ाते हैं. मैंने बताया था कि डुवर्जर ने संगठनात्मक आधार पे दलों को वर्गीकृत किया और ये कहीं ना कहीं दलों के विकास को भी कैसे दलों का ऐतिहासिक विकास हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करता है, जिसे उन्होंने 4 भागों में बांटा था: कॉकस, ब्रांच पार्टी, सेल पार्टी एंड मिलिशिया. राइट. सो कॉकस मैंने बताया लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कॉकस जो है सो एक छोटा सा समूह है, कुछ लोगों का समूह हो सकता है, लाइक माइंडेड लोगों का समूह है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन वो कुछ सिद्धांतों मुद्दों के आधार पे कुछ नीतियों का विरोध या समर्थन कर सकता है, जिससे एक राजनीतिक दलों की शुरुआती अवस्था मानी जा सकती है. दूसरा होता है ब्रांच पार्टी. ब्रांच पार्टी ये ज़्यादा, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और ढांचा केंद्रीकृत होता है, और इनकी गतिविधि होती है जो वो रेगुलर चलती रहती है, अर्थात ये कंटिन्यूअस एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में फंक्शन करते हैं. लोगों को रिक्रूट करना, उनमें राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने सिद्धांतों के प्रति लोगों को जागरूक करना. ब्रांच पार्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास है कॉकस से. तीसरा कोशिका दल, सेल पार्टी. सेल पार्टी ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं क्रांतिकारियों का कुछ समूह, क्रांतिकारी लोगों का समूह वालों समूह है, क्रांतिकारियों का दल है, जो कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी लिमिटेड और स्ट्रॉन्ग सिद्धांतों पे आधारित होता है और उससे लोग जुड़े होते हैं. भौगोलिक आधार पर भी इनकी काफ़ी पहुंच जो होती है वो सीमित होती है. राइट. ओके. अब अगर हम मिलिशिया की बात करें तो मिलिशिया एक कहीं ना कहीं सैनिक संगठन है, जैसे कि जो कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो हिंसात्मक संघर्ष के द्वारा कई बार सत्ता प्राप्त करने का ही प्रयास करता है. जैसे फासिस्ट मिलिशिया का मुसोलिनी ने संगठन किया था. हिटलर्स ने स्टॉर्म ट्रूपर्स की स्थापना की थी, जिनके द्वारा हिंसात्मक कार्रवाइयों को बढ़ावा दी जाती थी. ये गुप्त रूप से काम करते हैं, राजनीतिक दलों की तरफ खुलकर काम नहीं करते, लेकिन ये भी एक संगठनात्मक ढांचा है जो जिसमें लोग जुड़ते हैं. राइट. मिलिशिया और सेल पार्टी को मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के रूप में विशेष रूप से पहचान नहीं की जा सकती है, लेकिन ये राजनीतिक दलों के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं. राइट. ओके. तो डुवर्जर का ये मानना था कि ये जो दल जो है किसी भी रूप से शुद्ध रूप से ऐसा संगठन नहीं पाया जाता है, इनमें मिक्सचर हो सकता है, मिलीजुली रूप देखने को मिलते हैं इनके बारे में. राइट. हालांकि जो कॉकस पार्टी और जो ब्रांच पार्टी है, मास ब्रांच पार्टी, उसको डुवर्जर ने जीन ब्रॉडन ने डुवर्जर के कॉकस पार्टी और ब्रांच पार्टी को अप्रत्यक्ष शासन करने वाली और प्रत्यक्ष शासन में विश्वास रखने वाले दल के रूप में वर्गीकृत किया है. उसने 2 रूप में वर्गीकृत किया है. जीन ब्रॉडन ने अप्रत्यक्ष शासन में विश्वास रखने वाली, जो कि कॉकस पार्टी है, और प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट शासन में, एक्टिव शासन में विश्वास रखने वाली, जिसे जीन ब्रॉडन ने कहा है प्रत्यक्ष शासन में विश्वास रखने वाली, वो है जनपुंज पार्टी. राइट. ब्रांच पार्टी. अब क्या एक ब्लॉन्डन ने लेकिन डुवर्जर की आलोचना भी की है. उन्होंने ये कहा है कि जीन ब्लॉन्डन ने कि पार्टियों को उनके संगठन के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए कि उनके नेताओं के प्रति क्या निष्ठा है, उनके सिद्धांतों के प्रति क्या निष्ठा है, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए. आगे चलकर डुवर्जर ने लोगों सदस्यों की संख्या के आधार पर और आप निष्ठा भी कह सकते हैं के आधार पर पार्टी को 2 भागों में बांटा. एक को उन्होंने कहा कैडर पार्टी और दूसरे को कहा मास पार्टी. कैडर पार्टी होती है वो एक विचारधात्मक रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, जिसमें लोग विचारधात्मक रूप से जुड़े होते हैं और अपनी पार्टी से अलग नहीं होते, और एक स्ट्रॉन्ग संगठन होता है. तो कैडर पार्टी होती है. इनकी संख्या जनरली इनमें से संख्या सीमित होती है, जो कि एक विचारों के प्रति स्ट्रॉन्ग समझ रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है. दूसरा है मास पार्टी. जब राजनीतिक दलों का काफ़ी विकास हो जाता है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें सहयोग करने लगते हैं, बहुत सारी संस्था बढ़ जाती है इनकी, तो बुनियादी नीतियों का समर्थन करते हैं, लेकिन सिद्धांतों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाते. जैसे मास पार्टियाँ होती हैं, इनमें निष्ठा कम होती है. इनमें कैडर जो
कैडर पार्टी उसमें लोगों की निष्ठा बहुत अधिक होती है नेताओं के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, लेकिन मास पार्टी में ऐसी निष्ठा का अभाव होता है। इसीलिए कैडर पार्टियों में टूट फूट की संभावना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मास पार्टियाँ जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती होती है ऐसे बिखर भी जाती हैं और कई पार्टियों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं भारत में जो समाजवादी दल रहे हैं, जनता दल जिसे आप हम लोग कई बार कहते हैं, वो देखेंगे कि आप 1980s में जो उभरे, 1970s 80s में, और फिर कई भागों में बट गए। जबकि आप बहुत सारे साम्यवादी दल हैं, खासकर भारत में भारतीय जनता पार्टी जो रही है वो भी एक कैडर पार्टी रही है। हालांकि अब बीजेपी भी कैडर पार्टी से मास पार्टी की तरफ मूव कर रही है। राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है कि उन्हें मास पार्टी के रूप में बदलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ज़्यादातर कैडर पार्टियाँ धीरे धीरे मास पार्टी में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन ऐसा होते हैं उनमें टूट फूट की, बिखराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राइट, तो ये कैडर पार्टी और मास पार्टी का डिफ्रेंसिएशन है। राइट, रॉबर्ट मिशेल्स का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने किताब लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज 1915 में, काफ़ी पहले 1911 में लिखी थी इन्होंने। और उन्होंने बताया, इन्होंने सिद्धांत दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जिसे हम कहते हैं गुटतंत्र का लोहा नियम। का ये मानना था कि चाहे कैसा भी संगठन हो, उसमें संगठन के अंदर भी कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो विशिष्ट लोग होते हैं, उनके हाथों में सत्ता आ जाती है। छोटा सा गुट होता है, गुटतंत्र स्थापित हो जाता है, उन लोगों के हाथों में सत्ता आ जाती है। और चाहे कैसा भी संगठन हो, किसी भी संगठन में हो, हम हर संगठन में इस नियम को देख सकते हैं, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और ये आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक लोकतंत्र के लिए आप देखेंगे, लोकतंत्र जो है सो प्राथमिक लोकतंत्र तभी संभव हो पाया है जब राजनीतिक दलों ने क्या की महत्व, खास करके राजनीतिक दलों ने संभव बनाया, और प्राथमिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ा भी है। दोनों ही बातें हैं। राइट, हिचनर एंड लेविन एक अनदर स्कॉलर हैं, जिन्होंने भी राजनीतिक दलों को के विभाजन का वर्गीकरण का प्रयास किया है। इन्हें 3 भागों में बांटा है। इन्होंने परिणामवादी दल, दूसरा सिद्धांत संबंधी दल, तीसरा हित दल के रूप में कहा है। हित दल ऑब्वियसली इंटरेस्ट ग्रुप्स से जब वो एक दल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिद्धांत संबंधी दल अर्थात जो अपने विशेष सिद्धांतों के आधार पर संगठित लोग हैं, और उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ऐसे समाजवादी पार्टियाँ हो कह सकते हैं आप, साम्यवादी पार्टियाँ। और परिणामवादी दल हैं जो कि इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो किसी सिद्धांत से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, बल्कि समय के अनुसार नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं। उनके लिए सत्ता प्राप्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के जो पारंपरिक दल है, श्रमिक दल जो है, वो इसका उदाहरण रहा है परिणामवाद दल का। तो ये हिचनर और लेविन का क्लासिफिकेशन है। एक अन्य स्कॉलर है ऑटो किरचीमर, जिनको हम ऑटो किरचीमर के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं कैच ऑल पार्टी का सिद्धांत। कैच ऑल, सभी को पकड़ने की कोशिश। राइट, कैच ऑल पार्टी का सिद्धांत। उनका यह मानना था कि चुनावों और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की जो बाध्यता है, इसने सभी ज़्यादातर राजनीतिक दलों को चाहे वो कैडर पार्टी हो, मास पार्टी हो, सबको कैच ऑल पार्टी में परिवर्तित कर दिया है। आप देखेंगे जैसे भारत में भी कैच ऑल पार्टी की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको समाज जहाँ पे खास विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है, और तभी जाकर आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी खास आइडेंटिटी या किसी खास मुद्दों को लेकर ही अगर आप अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, तो आपका रिच, आपका प्रभाव जो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा लोग उसमें समाहित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप देखें जैसे कि चाहे बसपा हो, भारत में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी, या कोई और दल हो, इन सभी दलों ने खुद को कैच ऑल पार्टी के रूप में तब्दील किया है ताकि वो सभी वर्गों को लुभा सके। बसपा एक दलित वर्गों की पार्टी रही है, लेकिन बाद में उन्होंने दलित और ब्राह्मण को भी, अपर कास्ट को भी अट्रैक्ट करने का प्रयास किया, और इस आधार पर उन्होंने 2007 में एक यूपी में संपूर्ण अपने अकेले दम पे पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जो कि शायद एक जातीय आधारित पार्टी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आजकल वर्तमान समय में ज़्यादातर पार्टियाँ एक कैजुअल पार्टी के रूप में अपने आप को संगठित कर लिया है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कभी सिद्धांतों के आधार पर ज़्यादा एक संगठित पार्टी थी, आज उसमें अलग अलग सिद्धांतों को मानने वाले लोग, अलग अलग पार्टियों से टूट करने लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है। इसके पीछे ये है कि हर नेता अपने साथ कुछ वोट लेकर आता है। तो ये कैजुअल पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है ऑटो कंज्यूमर का। इसके अलावा आजकल एक ग्रीन पार्टीज़ के रूप में दिया जाता है। ग्रीन पार्टीज़ खासकर वैसी पार्टी हैं जो कि जो पर्यावरणीय मुद्दों को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, पर्यावरणीय मुद्दों को के लिए ज़्यादा संगठित होती हैं, और पर्यावरण को बचाने और संरक्षण के लिए जो सरकारें हैं, उनमें इस तरह के नियम
पॉलिसी को अपनाने के लिए प्रेशराइज करने का प्रयास करती हैं। तो पहले एक प्रेशर ग्रुप में के रूप में थे, अब वो पार्टीज़ के रूप में संगठित हो गए हैं। खास करके जर्मनी और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्रीन पार्टीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टियाँ हो गई हैं, राइट। अगर राजनीतिक दलों के कार्य की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, खुद को समूहित करते हैं, सिद्धांतों के आधार पर लोगों को संगठित करते हैं, सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट गुण है। सरकार और व्यक्तियों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, हितों के को समूह करके उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में डालने का कार्य करते हैं, तो लोगों के विचारों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है राजनीतिक दल कई अक्रियात्मक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण हो किसी समाज में और राजनीतिक दलों के बीच में, तो उनके बीच एक अक्रियात्मक फोर्सेस यानी क्रियाशील सही से नहीं हो पाए, खींचतान ज़्यादा हो और समाज को एक विघटन के रूप में भी, विघटन की तरफ भी ले जा सकते हैं। अर्थात ये इम्पोर्टेंट है कि जो राजनीतिक दल हैं वो एक संवैधानिक पैटर्न में ही काम करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजनीतिक दलों के अगर हम की प्रॉब्लम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे मैंने कहा, अमेरिका में अमेरिकी सिद्धांतकार पहले भी राजनीतिक दलों को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये समाज में विघटन को बढ़ावा देते हैं, समाज में फैक्शंस को बढ़ावा देते हैं, समाज में अलग अलग विचारों के कारण संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण खामियां रही हैं राजनीतिक दलों की। इसके अलावा दो चार कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि खासकर विकासशील देशों में देखने को मिली हैं। जैसे विकासशील देशों में कैरिस्मेटिक लीडर्स का बड़ा महत्व है। राजनीतिक दलों पे एक खास व्यक्ति या परिवार का ही कैप्चर हम देख सकते हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा एक दलीय पार्टियों का उदय ज़्यादा हुआ है और उन पे कुछ लोगों का ही कैप्चर रहता है। नेपोटिज्म को पार्टीज़ बढ़ावा देती हैं और विशेष सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता इनका। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल खामियों से अलग हैं। खासकर विकासशील देशों में ये ज़्यादा देखने को मिला है। पार्टियों के अंदर लोकतंत्र का अभाव होता है, जिससे कि पार्टी खास विचारों को ही बढ़ावा देती हुई प्रतीत होती हैं और ख़ास परिवार, खास ग्रुप के लोगों का ही कैप्चर उस पर रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम ये कहें कि क्या दल विहीन लोकतंत्र पॉसिबल है, तो शायद नहीं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हैं, मुश्किल हैं। अमेरिकी संघवादी हों, चाहे भारतीय विचारक भी जैसे महात्मा गांधी, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने, विनोबा भावे ने भी दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना की थी और उसका एक ब्लूप्रिंट भी डाला था। लेकिन इन सब के बावजूद फैक्ट यही है कि दल विहीन लोकतंत्र आज के समय में एक पॉसिबिलिटी नहीं है और दलों के बिना लोकतंत्र, खास करके प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, राइट। तो इस आधार पे जब मैंने बात की तो आप विकसित दलों और विकसित देशों में और विकासित देशों में दलों की विशेषताओं को भी अलग अलग कर सकते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे विकसित देशों में राजनीतिक दलों के बीच अब ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। हमने कम्युनिटी पॉलिटिक्स में भी पढ़ा है कि कहा जाता है कि अमेरिका में खास करके राजनीतिक दल जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी हैं, वो बस वो दोनों खाली शराब की बोतलें हैं जिन पर अलग अलग लेबल लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि उनके बीच नीतियों और मुद्दों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इन समाजों में लगभग कॉन्सेंसस है और इकोनॉमिक मुद्दों पे, राष्ट्रीय मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे काफ़ी सहमति पाई जाती है। तो बस दल परिवर्तन होता है, नीतियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा ही परिवर्तन होता है इन नीतियों में। तो विकसित और विकासशील देशों में खास करके राजनीतिक दलों के संगठन, उनके कार्य करने के तरीके, उनके सिद्धांतों, इन सब को लेकर के काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो ये हम राजनीतिक दलों के विकसित और विकासित देशों में अंतर को भी इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो और ये मिला करके राजनीतिक दलों पे एक कंप्लीट लेक्चर आप इसे माने तो राजनीतिक दल पार्ट 2 वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको राजनीतिक दलों के बारे में समझ बनी होगी। हम लोग अपने अगले वीडियो में दल प्रणाली के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर ज़रूरत हुई तो इस पर भी चर्चा की जाएगी, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।